वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये डेंगू का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं सुना है तो आप मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले वो सुन लीजिए और आगे का हम डेंगू का जो नेक्स्ट पार्ट है वो इस वीडियो में कवर करेंगे। अब थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि उसके लैब रिपोर्ट्स क्या होते हैं। लैब रिपोर्ट में यूजुअली आप देखेंगे तो जैसे ही आप फीवर लेके जाते हैं आपको एक सीबीसी करवाया जाता है। सीबीसी में आप देखेंगे नॉर्मली कि आपके प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी दोनों घट चुके हैं। दूसरी एक चीज़ जो आप देख सकते हैं, अगर आपको डेंगू सस्पेक्टेड है, आपके डॉक्टर साहब ने अभी डेंगू कराया नहीं और आपको लगता है कि मुझे डेंगू है या नहीं है, अगर आपको आईवी फ्लूइड कोई बॉटल नहीं चढ़ी हुई है, आपने फ्रेश सीबीसी कराया जिसमें प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी कम है, तो उसमें आप एक और चीज़ देख सकते हैं, वो है पीसीवी। अगर आपका ब्लड सीबीसी रिपोर्ट देखें उसमें लिखा होगा पीसीवी या दूसरा नाम लिखा होगा हिमेटोक्रिट। हिमेटोक्रिट ये बताता है कि कंसंट्रेशन कितना है। अगर वो कंसंट्रेशन बढ़ गया, मैंने आपको एग्जांपल से सिखाया था कि एक गिलास पानी है, उसमें 1 चम्मच शक्कर डालिए, उसको कंसंट्रेशन इंक्रीज करने के लिए उसका पानी निकाल दीजिए तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। उसी तरह से जब आपको डेंगू होगा, थर्ड स्पेस में पानी चला जाएगा तो आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। उसी को हम बोलते हैं हिमेटोक्रिट या पैक सेल वॉल्यूम, पीसीवी बोलते हैं, वो बढ़ जाएगा। तो डब्ल्यूबीसी का घट जाना, प्लेटलेट का घट जाना, पीसीवी का बढ़ जाना। और साथ में हमने साइन सिम्टम तो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए, वो सारे साइन सिम्टम आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि आपको डेंगू हो सकता है। तो डेंगू हो सकता है उसके लिए क्या रिपोर्ट करवाएंगे? एक NS1 होता है, IgM होता है और IgG होता है। ये डेंगू के रिपोर्ट्स होते हैं। NS1 एक एंटीजन है जो सबसे पहले आप डिटेक्ट कर सकते हैं, अर्लीस्ट डिटेक्शन NS1 का होगा। अगर NS1 नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव आने की जो चांसेस है वो IgM के रहते हैं। IgM एक तरह का इम्यूनोग्लोबुलिन है जिसमें आपकी एंटीबॉडी बन गई है और वो शो करता है कि आपको रिसेंट इन्फेक्शन हुआ है। थर्ड तरह की एंटीबॉडी है, थर्ड टाइप की, जो है वो IgG है। IgG ये शो करता है कि आपको पास्ट इन्फेक्शन है, पहले कभी इन्फेक्शन हुआ है तो IgG पॉजिटिव आएगा। लेकिन नॉर्मली NS1 और IgG तो डायग्नोस्टिक है कि इस वक्त आपको इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन कुछ लोगों को जहां IgG पॉजिटिव होता है उसका एक क्वांटिटेटिव टेस्ट करना होता है, मतलब कि कितना IgG है। एक तो IgG पॉजिटिव नेगेटिव और एक टाइटर होता है उसका। अगर आपका IgG बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पॉजिटिव है तो हो सकता है कि ये आपको दूसरी बार इन्फेक्शन हुआ। जब पहली बार इन्फेक्शन टाइप 1 से हुआ था, डेंगू टाइप 1 मैंने गिना है आपको, डेंगू टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 होते हैं। किसी एक आध टाइप से हुआ, इस बार किसी दूसरे टाइप से हुआ, लेकिन उसका इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम आपका रिस्पॉन्स सेम करता है और आपका IgG भी ज़्यादा हो सकता है। तो अगर आपके सारे साइन सिम्टम्स बराबर हो रहे हैं, IgG बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है कि ये पास्ट नहीं है, रिसेंट इन्फेक्शन दोबारा हुआ है, पहले भी आपको हुआ था और अब ये दोबारा हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ी ग्रेव परिस्थिति ये समझने की है कि अगर दोबारा IgM पॉजिटिव आया, NS1 तो है ही डेंगू, आपको पास्ट हिस्ट्री है कि आपको पहले भी डेंगू हो रखा है, दूसरी बार हुआ है, जितनी बार मल्टीपल डेंगू होगा उतना उसकी सीवियरिटी बढ़ने के चांसेस हैं। पहली बार होगा तो शायद डेंगू फीवर होकर ख़त्म हो जाएगा, दूसरी बार हुआ तो डेंगू हेमरेजिक होकर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन थर्ड टाइम फोर्थ टाइम अगर आपको डेंगू हो रहा है तो वो डेंगू शॉक सिंड्रोम जाने की चांसेस हैं। तो आपको उस तरह से आपको ध्यान रखना है कि अगर मल्टीपल टाइम आपको डेंगू हो रहा है तो आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, इमीडिएट डॉक्टर्स को कंसल्ट करें और वो जिस तरह का ट्रीटमेंट बोले उसको आप आगे फॉलो करें। अब नेक्स्ट कि कौन से पेशेंट को हमें एडमिट करना चाहिए। सपोज आप डेंगू पॉजिटिव आ गए, आपका प्लेटलेट आ रहा है, वो नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि 2-2.5 लाख के आसपास तो होते हैं, लेकिन किसी के कम होकर 1.5 लाख हुए, 1 लाख हुए, किसी के 80,000 आ रहे हैं, 60,000 आ रहे हैं। व्हाट इज द एग्जैक्ट लाइन ऑफ थेरेपी? देखिए, इसमें दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है हमें। एक तो आपका ब्लड प्रेशर होल थ्रू मेंटेन रहना चाहिए, तो आप घर पे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर आपके प्लेटलेट तकरीबन 60, 70, 80 हज़ार है, कहीं से कोई ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कहीं से कोई ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, तो आप घर से बहुत ज़्यादा पानी पीते रहिए, डेली सीबीसी करा के देखते रहिए, आपको और कोई कंप्लेन नहीं है। फीवर बॉडी एक वो तो रहने ही वाला है क्योंकि डेंगू है आपको ऑलरेडी। लेकिन जब वो रैपिडली घटते जाते हैं प्लेटलेट आपके, या फिर आपको कहीं ब्लीड होता है, तो रियल डॉक्टर का इंटरवेंशन इसमें ज़रूरी हो जाता है। अगर मैं यूजुअली मेरे पेशेंट्स को एडवाइस करता हूं कि जब आपके प्लेटलेट 60,000 से नीचे चले जाते हैं, इररिस्पेक्टिव कि आपको कोई तकलीफ नहीं है, आप हॉस्पिटलाइज हो जाइए, ताकि हम IV फ्लूइड वगैरह चालू कर देते हैं, बॉटल्स चढ़ा देते हैं, पानी दे रहे हैं, वही जो आप घर पी रहे हो वही पानी हम देंगे, लेकिन फ़र्क ये रहेगा हम आपको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में कभी भी किसी टाइम ब्लीड होगा तो हम आपको प्लेटलेट दे सकते हैं और आपको डायग्नोस कर सकते हैं। अब प्लेटलेट आइडियली कब देने चाहिए? प्लेटलेट देने की दो ही चीज़ें हैरिसन मेंशन करती है। एक, एनी नंबर ऑफ प्लेटलेट और पेशेंट ब्लीड करता है, मतलब कि 70,000 80,000 है जो 1.5 लाख से कम है, लेकिन पेशेंट ब्लीड कर रहा है तो हमको प्लेटलेट देने चाहिए। तो आप पूछेंगे कि कुछ लोग 20,000 तक
ब्लीड नहीं करते, कुछ 80,000 में ब्लीड कर सकते हैं क्या? यस, 80,000 में ब्लीड हो सकता है और 20,000 तक भी ब्लीड नहीं कर सकते। एक्चुअली प्लेटलेट तो नंबर दिख रहे हैं आपको, लेकिन उसका फंक्शन भी ख़राब हो जाता है, वो है वहाँ पे पर वो काम नहीं करते हैं। तो कुछ लोगों को 80,000 90,000 पे भी ब्लीड होता है, उस समय हमको उनको प्लेटलेट देने पड़ते हैं। अदरवाइज जब तक आपके प्लेटलेट 10,000 से नीचे नहीं जाते तब तक हम किसी को प्लेटलेट नहीं देते। अगर वो ब्लीड नहीं कर रहा है तो उसको खून नहीं निकल रहा है, कहीं से ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तो हम 10,000 प्लेटलेट तक राह देखते हैं। उससे नीचे अगर ब्लीडिंग नहीं भी हो रही है तो भी हमको उसको प्लेटलेट देने चाहिए। तो ये हुआ हमारा डेंगू फीवर, डेंगू हेमरेजिक फीवर तक की ट्रीटमेंट है। इन सारी चीज़ों के अंदर पूरे में कहीं एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये वायरल डिसीज़ है। आप हेवी एंटीबायोटिक लेने से आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हाँ, जब पेशेंट आईसीयूज़ में होते हैं, बहुत ज़्यादा सीवियरली इल होते हैं, उनको सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो या हो गया हो, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं। बट कॉमनली जो ओपीडी बेस्ड घर पे हमको क्लिनिक में दिखा के घर चले जाते हैं, उन लोगों को कोई एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती है। तो लेट द डॉक्टर डिसाइड कि एंटीबायोटिक की ज़रूरत है कि नहीं, पर आप अपने आप को एंटीबायोटिक मत लीजिए। आजकल हम देखते हैं कि एजिथ्रोमाइसिन और सिफिक्जिम जैसी दवाइयाँ तो लोग कभी भी उठा के खा लेते हैं, पर वो उस तरह का नहीं करना चाहिए। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस लेके आता है। तो जब आपको डेंगू शॉक सिंड्रोम हो गया, ऑब्वियसली आप बहुत ही ग्रेव कंडीशन में हो, आपको आईसीयू में रखा जाएगा। रेस्ट ऑफ द पेशेंट वार्ड में मैनेज हो सकते हैं। होपफुली आज का वीडियो आपको बहुत मदद रूप रहेगा। आप अपने बच्चों का ध्यान रख सकते हैं। अब जो लास्ट एक क्वेश्चन मेरे को आज शाम को ही एक पेशेंट ने पूछा था कि क्या डॉक्टर साहब हम वैक्सीन ले सकते हैं क्या? देखिए, इसकी वैक्सीन डेंगू की अभी भी ट्रायल फेज में है, अभी कोई वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। आप डेंगू की कोई वैक्सीन लेके और बच सके, ऐसा इस वक्त मार्केट में पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप फुल स्लीव कपड़े पहन सकते हैं, सॉक्स पहन के रख सकते हैं, ताकि आपको मच्छर कम से कम बाइट करे। और आपके आजू बाजू में, आपके घर पे कहीं पे भी फ्रेश वाटर कलेक्टेड है तो आप उसको प्लीज़ थ्रो अवे कर दीजिए, ताकि कहीं ब्रीडिंग ना हो जाए मॉस्किटो का। उसके अलावा मॉस्किटो रेपेलेंट आप अप्लाई कर सकते हैं। चाहे तो रात को सोते वक्त, आजकल जहाँ घरों के अंदर बहुत ही क्लोज्ड इन्वायरमेंट है, वहाँ इतने मच्छर नहीं होते हैं, वहाँ मॉस्किटो नेट ऑलरेडी लगी होती है दीवार, घर की विंडोज़ के ऊपर और डोर्स के ऊपर। लेकिन गांव में रहने वाले लोगों के लिए जहाँ पे कि ये सुविधा नहीं है, वो मॉस्किटो नेट लगा के भी सो सकते हैं। आपको अगर अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और इस तरह की डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सुनते रहिए। धन्यवाद।